पैन पर। जी, क्या हाल है आपके? ठीक है? आवाज़ आ रही ठीक। है मेरी आपको? जी ठीक है वहाँ। क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक। हाँ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, बताइएगा क्या शुरू करना है आपने? चैप्टर 4 बता रहे थे, 5 बता रहे हैं? चैप्टर 5, ग्रेविटेशन। चैप्टर 5 में तो देखिए क्या किस न्यूमेरिकल से पहले से गो थ्रू करना है? जी वो उसे ओवरव्यू क्या है चैप्टर। अच्छा, यानी टॉपिक वाइज हम उसको लेके चलें? कैसे करना? अच्छा, तो देखिए जरा पहला टॉपिक क्या है आपका? पहला टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या जानते हैं इसके बारे में पहले? जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पहले क्या जानते हैं आप? इसके बारे में, ये ग्रेविटेशन के बारे में कॉन्सेप्ट है। ये हर जो चीज़ है वो अट्रैक्ट होती है स्पेस में, हर दूसरी बॉडी के साथ। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का यही मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि क्या कि कायनात की हर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को एक खास फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फोर्स को क्या नाम देते हैं हम? ग्रेविटेशन। ठीक है, खैर मैं अगर आपने बुक पहले डिस्कस करनी है तो मैं साथ आपको बुक भी शेयर कर देता हूँ। ये स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा है आपको? जी स्क्रीन पे अभी तो कुछ भी नहीं है। स्क्रीन पे कोई बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है आपके सामने? नहीं आ रहा है बोर्ड। अच्छा, तो ग्रेविटेशन का लॉ देखें क्या है। बेसिकली ग्रेविटेशन का लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कि अगर कायनात में कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास अगर m1 है और दूसरे का मास अगर m2 है, और इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर हम उसे d से रिप्रेजेंट करें, क्या ये स्क्रीन पर विजिबल है आपको? जी जी बिल्कुल ठीक है। तो इनके दरमियान जो फोर्स होती है उसको f से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस फोर्स के बारे में क्या है? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। ठीक है, कंबाइन करने पर अगर हम यहाँ साथ ही एक कांस्टेंट जब भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर साथ क्या डाल देते हैं? साइन ऑफ इक्वालिटी। आप चाहें तो पहले स्टेप में क्या करें, इनको कंबाइन करें फिर साइन ऑफ इक्वालिटी डालें। जैसे हम इक्वालिटी इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन आ जाएगा। इस सिचुएशन जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m1 से मुराद क्या होगा यहाँ? जी, अयान नाम है आपका? जी जी है यहाँ। जी जी, आवाज़ रिस्पॉन्ड किया करें। m1 से क्या मुराद होगी यहाँ पे? मैथ्स वन। हाँ जी, फर्स्ट बॉडी का मास, यानी मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। ठीक है, और m2 से क्या मुराद होगा? मैथ्स ऑफ सेकंड बॉडी। मास ऑफ सेकंड बॉडी, जो भी सेकंड बॉडी है उसका मास। ठीक है, और d से मुराद क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, किसके दरमियान? कौन सा डिस्टेंस है? बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। ठीक है, ये याद रखना है कि ये दोनों सेंटर्स का वर्ड यूज करना लाजमी है। और ये जो हाँ कांस्टेंट रिड्यूस किया है जी, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू टेन ठीक है। और -11। ठीक है, यूनिट्स क्या बनेंगे? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसके यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है,
तो अब ये बताएं कि ग्रेविटेशन की फोर्स हम फील क्यों नहीं करते। क्या चीज़? ग्रेविटेशन की फील फोर्स जो है वो हम फील क्यों नहीं करते। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रेविटेशन की जो फोर्स होती है इसको हम फील क्यों नहीं करते। ग्रेविटेशन हमें अट्रैक्ट करती है डाउनवर्ड। देखिए ना मैं अभी हमने बात की ना न्यूटन्स लॉ के मुताबिक कि ग्रेविटेशन की फोर्स जो है वो उसकी वजह से कायनात के हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते हैं, ऐसी बात की ना हमने। तो हम जब भी किसी चीज़ के पास से गुजरते हैं तो एक दूसरे की तरफ खींचे क्यों नहीं चले जाते और हमें ये फोर्स इतनी ज़्यादा फील क्यों नहीं होती। ये इस फील इसलिए नहीं होती क्योंकि हम भी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और ये विजिबल भी नहीं। फील इसलिए नहीं हो रहे होते, उसका एक थोड़ा सा मैथमेटिकल जो जवाब होगा वो क्या होगा कि यहाँ पर अगर फोर्स की हम बात करें ना, ठीक है, ये डिपेंड करती है मैसेज पर। इस पर डिपेंड करती है मैसेज पर और इनके मैसेज दरमियान डिस्टेंस पर भी। और जी की वैल्यू कितनी कम है, देखने जरा कितनी कम है, 10⁻⁻11। की वैल्यू। ठीक है, तो ये फोर्स एक्सट्रीमली वीक होती है, क्योंकि एक्सट्रीमली वीक होती है इसलिए हम इसको फील ही नहीं करते। ठीक है, आप देखिए ना 10⁻⁻1 का मतलब क्या होता है। 0.1। मतलब एक छोटी क्वांटिटी है, अगर 10⁻²कर देंगे और छोटा हो जाएगा, 10⁻³ करेंगे और छोटा हो जाएगा। तो जितनी आप 10 की पावर बढ़ाते जाएंगे माइनस में बढ़ती जाएगी उतना क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं आप। जी जी। तो ये 10 की पावर कितनी है यहाँ, -11। इट -11। मीन्स ये तो बहुत ही छोटी फोर्स है ना, बहुत छोटी फोर्स है। ठीक है, जी। ये बहुत ही कम फोर्स है, इसलिए इस फोर्स को फील करना मुश्किल है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक देखने का क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ जी, तो फील्ड से मुराद क्या होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द वो खास एरिया जिस पर आप उसकी फोर्स को महसूस कर सकते हैं वो ग्रेविटेशन फील्ड कहलाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड बुनियादी तौर पर क्या है, ये एक रीजन है जिस रीजन तक आप दूसरे फोर्स ऑब्जेक्ट की फोर्स को महसूस करते हैं, जहाँ तक एक बॉडी दूसरे बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। तो जहाँ पर तो एक बॉडी दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकती, ग्रेविटेशन फील्ड वहाँ क्या होगी, जीरो। जी। तो क्या समझ आया आपको ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है। ग्रेविटेशन फील्ड विजन है, एक विजन ये जो हम मतलब फील करते हाँ, एक रीजन है, एक स्पेस है जहाँ तक आप ग्रेविटेशन फोर्स को फील कर सकते हैं। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लगी ये बात। हैं। नहीं नहीं, ठीक ठीक। ठीक है, सिंपल है ये बात। जी जी जी। जी, नेक्स्ट देखें क्या है। मैस ऑफ द अर्थ। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और थर्ड लॉ का रिलेशनशिप देख लेंगे। हाँ वो। अच्छा जी जी, वो भी है। जी, अब आगे क्या मैथ ऑफ अर्थ बताना है आपको। मैस ऑफ द अर्थ। जी, मैथ ऑफ अर्थ क्या है। अब फर्ज कर लें कि ये एक आपके पास तो मौजूद है जी, फर्ज कर लें अर्थ का स्ट्रक्चर। ये जी आप एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं और इस स्ट्रक्चर को आप अर्थ कह देते हैं। ठीक, इस अर्थ के ऊपर आप एक छोटा सा बॉडी प्लेस कर दें जिसका मैस m है। आपको पता है जो अर्थ का मैस है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। और अर्थ के रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से। ऐसे ही है। तो हमने अभी क्या सीखा था, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगती है वो किसके बराबर होती है, F तो हमारा फॉर्मूला F इज इक्वल टू G जी m1 m2 ओवर एम डिस्टेंस का जी स्क्वायर या R स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था आपने। जी जी। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि यहाँ m1 की जगह पहला मास पुट कर देते हैं। कितना है पहला मास, वो मास ऑफ द बॉडी है ये वाला। और m2 की जगह क्या पुट कर दें हम, मास ऑफ द अर्थ।
ये हमने एम ही डाल दिया क्योंकि दो बॉडीज है ना, एक बॉडी का नाम मैस एम है, दूसरी बॉडी का नाम एम ई है। और इनके दरमियान फासला कितना है? देखिए ना, ये बॉडी पहला एम है और दूसरा ये, तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना नजर आ रहा है आपको? जो ऊपर है उसका जो है वेट। हाँ जी, ये इस एम से लेकर यहाँ तक कितना फासला नजर आ रहा है आपको सेंटर तक? ये तो इन दो इसके अंदर हम वो आर स्क्वायर रखेंगे। आर डिस्टेंस है, तो ये आर स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी चीज़ पर, जब आप ज़मीन पर खड़े होते हैं, आप ज़मीन पर ज़्यादा कितनी फोर्स लगा सकते हैं? आप जब ज़मीन पर खड़े होते हैं, आप ज़मीन पर कितनी फोर्स लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? जितनी मतलब हमारा अकॉर्डिंग टू आवर वेट अकॉर्डिंग टू आवर जितना वेट। हमारा और वेट किसके बराबर होता है? एम जी। एम जी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ इस फोर्स की जगह वेट ले लें और वेट की जगह क्या पुट कर सकते हैं यहाँ? एम जी। तो होगा क्या, ये एम इस एम से कैंसिल, डिवाइड कर देंगे ना दोनों तरफ एम से, तो बाकी जी रिलेशन एट क्या आ बाय जाएगा? जी जी एम ई इक्वल्स ओवर टू। आर स्क्वायर। ठीक है, कोई बात मुश्किल तो नहीं लगी यहाँ नहीं तक? नहीं। तो आपने क्या करना है, मैं ऐसा फर्क फाइंड कर रहा है ना, तो बाकी रिलेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब ये देखिए ना, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई आर स्क्वायर होगा तो ये क्या बन जाएगा? जी आर स्क्वायर। ओवर में क्या आ जाएगा? कैपिटल जी। तो मैं ऐसा फर्क कितना आ गया, यू विल राइट जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। ठीक है। तो जी की वैल्यू जरा बताएं शाबाश क्या होती है, अगर हम इसको कैलकुलेट कैपिटल करना जी। चाहें जी। सिंपल जी की वैल्यू क्या होती है शाबाश? कैपिटल जी की 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होती है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? कैपिटल आर जी की वैल्यू रेडियस। फिक्स है। जी इसकी वैल्यू फिक्स है। जी जी, रेडियस ऑफ आर कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.4 मल्टीप्लाई 10 मीटर। 6.4 इंटू 10 सिक्स, सॉरी 6 मीटर्स, राइट। और अगली चीज़ क्या है जी? कैपिटल जी की वैल्यू भी पढ़ी थी आपने, क्या थी? दैट वाज 6.67 टू 10 - 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये बात याद है आपको? जी या ठीक है जी, तो ये पुट कर, तो क्या आ जाएगा? जी। जी की जगह 10 पुट कर दिया आपने। यूनिट्स के साथ एंटर करना चाहें तो बेहतर है, अदरवाइज आप सिंपल कैलकुलेशन इसके आराम से कर सकते हैं। तो जी की जगह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6, इसका स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कैपिटल जी। जी कितना है? 6.670 मल्टीप्लाई 11। -11। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? 6.0 मल्टीप्लाई 10। देखिए ना, ये 10 वैसे आ गया, 6.4 का ले लेंगे स्क्वायर, 10 की पावर 6, 2 से कितना हो जाएगा? 12। और ओवर में क्या आ जाएगा? 6.67 एंड 10 - 11। इतने पोर्शन को अलग हल कर लें, ठीक है, और पावर्स को अलग। तो 6.4 को 6.4 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसे 10 से मल्टीप्लाई करें, और ये पावर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके क्या होगी? प्लस। ये 11 था माइनस में, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। बाकी कंपोनेंट को आप सॉल्व कर लें सारे। ठीक है। बल्कि चाहें तो ये 10 की पावर भी इधर ऐड कर दें, क्योंकि आपको पता है जब बेसिस से हम पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 12, ये ऐड हो गए। और ये नीचे 11 था, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके +11 हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है ये बात? बाकी 6.4 को कैलकुलेटर उठाएं, 6.4 से मल्टीप्लाई कर दें, करें ज़रा मल्टीप्लाई, क्या ये आता है? आज ये हमारे पास 6.0। ये 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ऑलमोस्ट 6.0 कंसिडर किया जाता है इसको।
कैलकुलेट कर लेंगे ये मसला है इसमें भी। नहीं नहीं, कर लूँगा। तो मैथ में फर्क कितना आ जाएगा, यू विल राइट 6 × 10⁻²⁴। और क्या यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम्स। सिंपल। जी और बताएं। और अगला टॉपिक, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद एल्टीट्यूड। हाँ, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को आप तब्दील करें तो वैल्यू ऑफ जी में क्या फ़र्क आता है। अब फर्ज कर लें कि ये पुराने वाला रिलेशन ले लें आप यहाँ पे, ये एक रिलेशनशिप आपके पास है ना, बल्कि ये ऊपर वाला ले लें आप। ये दोबारा से ये रिलेशन यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये एक रिलेशन हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। ये याद है, रिलेशन पहले पढ़ा है हमने। अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर लेते हैं। अगर तो चीज़ ज़मीन पर मौजूद है फिर ठीक है, और अगर ज़मीन से कुछ हाइट पर चली गई है, इसका मतलब उतनी हाइट पहले वाली नहीं रही ना उसकी, अब हाइट कुछ बढ़ गई है। ठीक है। पहले वो ज़मीन पर मौजूद थी, इसका रेडियस आर था, अब वो हाइट पर चली गई। तो टोटल कितनी हाइट पर चलेगी, वो आर प्लस एच पे चली जाएगी। यानी आर अर्थ का रेडियस हो गया, और एच वो फर्दर हाइट पे चलेगी। तो इसका मतलब जी की वैल्यू वो नहीं रही जो पहले थी। अब जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू विल राइट जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर प्लस एच हो जाएगा। जी, इसमें कोई मसला। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, एक सादा सी मैं बात बता रहा हूँ, ये 10 है, ठीक है। क्या चीज़? इसे मैं 2 पे डिवाइड करूँ, क्या आंसर आएगा। ये 10 को 2 पे डिवाइड करूँ, क्या आंसर आएगा। 5 आया। शाबाश, गुड। और अगर मैं 10 को 4 पे डिवाइड कर दूँ फिर। ये तो 4 2 8 होते 2.5 आ जाएगा। अब मुझे बताएं, अब वाला जो आंसर है पहले वाले आंसर से छोटा है या बड़ा है। हैं। 2.5 तो छोटा है। छोटा है। इसका मतलब जब भी आप ओवर में चीज़ बढ़ा देंगे, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा आंसर उतना छोटा होता जाएगा। तो ये पहले था आर, अब हो गया आर प्लस एच। अब मुझे बताएं, डिनोमिनेटर बढ़ा है या कम हुआ है। तो डिनोमिनेटर जी, बड़ा है। बढ़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा है। बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम हाइट ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसलिए कोई ऑब्जेक्ट जब अर्थ से दूर जाता है तो जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती चली जाती है, ठीक है। जी और बताएं। इसलिए ज़मीन के ऊपर जो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ज़मीन ये जो जी की वैल्यू ली जाती है ना, ज़मीन के ऊपर ली जाती है। तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, नाम से जाहिर है। सैटेलाइट किसे कहते हैं। सैटेलाइट कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में भेजे। कोई भी ऑब्जेक्ट जो, थोड़ा ऊंचा बोलें। स्पेस में या जो भी कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कोई अगर हम्म, स्पेस में भेजना है हम्म। Earth में जाने के लिए, तो जो भी स्पेस में जाएगा वो सैटेलाइट होगा। तो वो उसको किस खास पर्पज के लिए इंफॉर्मेशन वगैरह की जो प्लेनेट के अराउंड। याद रखें, जो भी चीज़, स्टार जो होता है ना, स्टार, जो स्टार के गिर्द घूमती है ना, चक्कर लगाए, उसको कहते हैं प्लेनेट, ठीक है। और जो प्लेनेट के गिर्द घूमता है ना, उसको कहते हैं सैटेलाइट। अब सूरज क्या है, स्टार। स्टार, ठीक है। तो सूरज एक स्टार है, स्टार के गिर्द कौन घूम रहा है, अर्थ। अर्थ। अर्थ प्लेनेट। प्लेनेट है इसका, ठीक है। अब अर्थ के गिर्द कौन घूम रहा है, सैटेलाइट। चांद, मून। तो वो हमारी अर्थ की क्या है, सैटेलाइट।
ठीक है। अब सैटेलाइट्स कितनी तरह की होती है? दो तरह की, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। जैसे मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल क्या है? मून। ये नेचुरल सैटेलाइट है मून। ठीक है। और कुछ सैटेलाइट्स ऐसी होती हैं जो हम आर्टिफिशियली भेज देते हैं, जो कुदरत ने नहीं बनाई, मैन मेड है। जो क्या होती है, मैन मेड चीजें होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल। ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम भेजते हैं ताकि स्पेस में मुख्तलिफ काम कर सकें। ठीक है। तो जब उन्हें स्पेस में भेजते हैं तो उनके भेजने के लिए भी कुछ शर्त है। क्या हर चीज चली जाती है स्पेस में? यू विल से नो। आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं। हर चीज स्पेस में जाती घूमना नहीं शुरू कर देती। ठीक। तो सैटेलाइट को ने कब, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट ने कब एज ए सैटेलाइट बिहेव करना है? जब वो जाके प्लेनेट के गिर्द रोटेट करेगी। तो प्लेनेट के गिर्द रोटेशन के लिए उसे सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? एम बी स्क्वायर। तो जब हम किसी चीज को यहाँ से थ्रो करते हैं, स्पेस में भेजते हैं, तो स्पेस में किसी स्पेसिफिक जगह पर जस्ट जब उस ऑब्जेक्ट का वेट और सेंटीपिटल फोर्स दोनों बराबर हो जाएं, तो ऑब्जेक्ट बैलेंस होगा और वो प्लेनेट के गिर्द रोटेट करना शुरू करेगा। तो ऐसी सूरत में जो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होनी चाहिए, और वेट आपको पहले ही बताया था किसके बराबर होता है? mg के। अगर लेट अस सपोज ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी है, इन्हें कंपेयर कर लें, तो आप क्या लिख सकते हैं? mg = mv²/r। ठीक है। अगर आप m से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो m कैंसिल हो जाएगा। इज इट सो? तो बाकी क्या बचेगा मुझे बताएं जरा यहाँ पे। आर v²/r। v²/r। या अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो क्या होगा? तो उधर मल्टीप्लाई होगा, यू विल राइट v²= हो जाएगा। अब ये जो आर है, ये को आम आर नहीं है, इससे आर से मुराद ऑर्बिटल रेडियस होगा। ठीक है। और ये ऑर्बिटल रेडियस किसके बराबर होता है? अभी हमने पढ़ा था कि आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करनी है ना, तो v की जगह v0 डाल देंगे, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ऑर्बिट किसे कहते हैं? और सर्कल। ऑर्बिट उस खास ट्रैक को कहते हैं जिस पर सैटेलाइट चल रही होती है, ऑर्बिट। ठीक है। अब होगा क्या, रिलेशन क्या आ जाएगा? g r0, राइट। तो आर नॉट से मुराद क्या है? v²= g r0। तो v² क्या आ जाएगा? जी वैसे रहने देंगे। आर किसके बराबर बताया था मैंने अभी? ये आर आर प्लस नॉट। एच के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी सैटेलाइट जो जाएगी वो अर्थ से कुछ हाइट पर चली जाएगी। तो टोटल ये जो डिस्टेंस बनेगा ये बनेगा आर प्लस एच। तो इसकी जगह आप आर प्लस एच पुट कर दें। तो अगर आपको v0 की वैल्यू चाहिए तो ये क्या होगा? इस पूरे का आपको अंडर लेना पड़ेगा। लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो हाइट है ये इतनी छोटी है कि इसे आप ऑलमोस्ट जीरो ले सकते हैं। अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है। कितना होता है अर्थ का रेडियस? 6.49। हाँ जी, 6400 किलोमीटर होता है, और ये हाइट बहुत कम होती है। ठीक है। 4000 या कुछ, ये हाइट इतनी कम होती है, 4000 मीटर, यानी 4-5 किलोमीटर होती है, तो इतनी हाइट नहीं होती। तो लिहाजा अब कंपैरेटिवली इसको सपोज किया जाता है कि अर्थ से बहुत ही करीब है। तो इसलिए जब हाइट को जीरो पुट करेंगे तो जी आर अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ आप जी की वैल्यू पुट कर दें और आर की वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई कर लें। जरा पुट करें क्या आएगा? जी की वैल्यू क्या बताई थी आपको अभी? ऑलमोस्ट मीटर पर 10 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दें आर से। आर क्या होता है? 6 × 10⁻²⁴। सॉरी, रेडियस है ना, 6 × 10⁻6। 6.4। ये इरेज कर दूं। कितना था ये? 6 × 10⁻⁴। दैट वाज 6400 किलोमीटर था ना। 6.4 × 10⁻⁶ हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, तो इससे आपके पास फाइनल रिलेशन क्या निकल आता है?
ये तकरीबन 7.9 समथिंग होता है, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड। इसे आप नियर अबाउट कह सकते हैं कि ये कितना है, 8 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। और अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहें किलोमीटर की बजाय, आप चाहते हैं इसे मीटर्स पर आवर में बदलें, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 8 वैसे रहने देंगे, 7.9 ये जो भी क्वांटिटी है, 1000 से ज़रब कर दें, ऐसे ही होता है ना। जी जी। किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड के लिए 3600 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेंगे, ये 29,000 समथिंग आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं बताइए। सिंपल है। जी। और कोई ऐसा प्रॉब्लम जो इस चैप्टर में आ रहा हो? नहीं, अब तो काफी कुछ क्लियर हो गया। कोई बात नहीं, ये एक एक करके ना, आप पहले ना शॉर्ट आंसर शुरू करें, फिर लॉन्ग, फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, आपको मसला नहीं होगा। अभी बाबा बता रहे थे कि न्यूमेरिकल्स में भी कोई इशू आ रहा है, वो किन में आ रहा है? न्यूमेरिकल में वो थोड़ा बहुत था, लेकिन अब उम्मीद है अब हो जाएंगे। नहीं, अगर कुछ सीखना है तो मुझे बताएं, मैं करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल में कर लूंगा कभी। अच्छा, न्यूमेरिकल खुद कर लें, तो कोई ऐसी बात नहीं, आप ना 5 इयर्स जो पेपर्स हैं उनके शॉर्ट से शुरू करें, और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें। ये मैं आपको जो मतलब ये मैंने ये राइट किया, ये भी भेज देता हूँ, इसको भी देख लें, ठीक है। बाकी ठीक जब कभी कोई प्रॉब्लम हो, मैं तकरीबन 9 से 10 बजे के बाद घर ही होता हूँ, मुझे कॉल पहले कर लिया करें ज़रा, 9 साढ़े 9 घर ही होता हूँ, ये पहले इन्फॉर्म कर दूँ, मैं आपको लिंक सेंड है। कर दूँगा। तो आज तो खैर ठीक अचानक ठीक। हुई है सिटी, अदरवाइज मेरे पास बुक्स वगैरह होती हैं, बुक भी शेयर कर देता हूँ यहाँ से। तो कोई इशू हो मुझे बताया करें, इंशाल्लाह परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी वो ओके। टेस्ट वगैरह स्टार्ट किए? जी, वो तो बस स्कूल में चल रहे हैं। वो घर में भी स्टार्ट किया हुआ है। हाँ, वो जो 5 ईयर पेपर्स रिवाइज। आप लाए ना, वो क्वेश्चन वाइज ना उनको शुरू करते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 निकालें, ठीक है। तो उस क्वेश्चन नंबर 2 को सारे को तैयार करें, और उसको फिर लिखें। पहले तैयार करें, फिर क्वेश्चन वाइज उसको सॉल्व करें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें, फिर 4 को सॉल्व करें, ठीक है। इसी तरह अगर ठीक। थोड़ी सी हिम्मत करें तो हम थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आप लॉन्ग क्वेश्चन एक तैयार कर लें। लेकिन थोड़ा थोड़ा तैयारी शुरू करेंगे करके, फिर मुझे चेक कराते रहें, इंशाल्लाह आप उसको सॉल्व करके रखते जाएं, आते जाते मैं उठा लूँगा, उठा के चेक कर लूँगा। उसमें कोई अगर कोई मुझे फील होगा कि कमी है तो आपको बता देंगे, ओके। ठीक है। बाकी है कि इंशाल्लाह तैयारी शुरू करें, वो मैंने केमिस्ट्री वाले टीचर को भी कह दिया था, वो हो सकता है कि आजकल में रब्ता करें, वो रब्ता करेंगे या मैं उन्हें बुला लूँगा किसी वक्त, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ कोई सेशंस आके एक दो कर जाया करेंगे 15 एक दिन के बाद ना, 15 एक दिन के बाद सही एक है। आध दिन पढ़ लिया करें, एक आध दिन में आपका काफ़ी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह आपने बताया ना चैप्टर 5 में प्रॉब्लम है, उसमें बता दीजिएगा उन्हें कि जी मुझे फलां फलां चैप्टर में मसला है, तो एक सीटिंग में एक एक दो चैप्टर डिस्कस कर लिए, ठीक है। हाँ जी। ओके। और कोई इशू मैथ्स के हवाले से आ रहा हो, कोई फिजिक्स के हवाले से, कंप्यूटर तो मेरी फील्ड नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स मेरी फील्ड है, तो कोई और खिदमत कोई ऐसी लग रही हो कि इतना चीज़ आप सीखना चाहें तो ज़रूर हाजिर हूँ। नहीं बस, थैंक यू। बस ये चैप्टर में 5 में थोड़ा सा इशू था अभी, क्योंकि वो है ना हमारे फिटनेस वगैरह अच्छा स्कूल अच्छा। में, तो उसके अंदर ये चैप्टर इंक्लूड था। तो 5 6 तक हैं टोटल, 1 से 6। कोई न्यूमेरिकल्स में कोई इशू किसी किस्म का है मुझे बता दिया करें, क्योंकि हर चीज़ की मेकिंग होती है, मतलब उसको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसको पिक कर लिया करें। अब जब भी आपने न्यूमेरिकल करना है ना, तो चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। कैसे? देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आपको कैसे नंबर मिलते हैं, पता है आपको क्या क्या तरीका होता है न्यूमेरिकल में? पहला नंबर कितने नंबर का आता है न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल 5 नंबर का था। हाँ जी, 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है उसकी? पहले डिस्ट्रीब्यूशन, एक थ्योरी आती है न्यूमेरिकल। नहीं नहीं, न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की क्या होती है?
सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है आपने उसमें? गिवन। हाँ, गिवन में क्या होता है? गिवन में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होती है हाँ, स्टेटमेंट के अंदर। गिवन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ से आप लिखते हैं डाटा। ठीक है, हम्म। डाटा को विद यूनिट्स लिखना है, विद यूनिट्स ओके। लिखेंगे तो एक नंबर मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क इज फॉर दैट। डाटा के बाद क्या होता है? तो टू फाइंड। ठीक है, डाटा के बाद होता है फार्मूला। यानी डाटा, इसमें डाटा में गिवन और ये भी होता है कि क्या फाइंड करना है। ठीक है, बट टू फाइंड, ये सारी बातें डाटा में आती हैं। फार्मूला अगर आपने सही पुट कर लिया तो आपको एक नंबर फिर मिल जाएगा। ठीक है, करेक्ट फार्मूला। तीसरा नंबर किस चीज़ का होता है? सोल्यूशन। जी, सोल्यूशन। कैलकुलेशंस। ठीक है, तो ये अमूमन कैलकुलेशंस 2 नंबर की होती हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो। और चौथा क्या चेक करते हैं? आंसर विद यूनिट्स। आंसर को यूनिट्स के साथ लिखना, इसका एक नंबर होता है। तो इस तरह कुल मिला के कितने नंबर हो गए? 5 नंबर। ठीक है, तो एहतियात से करना है आपने। नंबर बच्चों के इसी वजह से कट जाते हैं कि वो इनमें से कोई ना कोई स्टेप मिस कर जाते हैं। स्टेप मिस ना करें तो उसको प्रॉपर लेके चलें। तो इंशाल्लाह अगर आप इन स्टेप्स के साथ करेंगे आपको न्यूमेरिकल में नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखें करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता दिया करें। ठीक है, बेशक टेक्स्ट जी। कर दिया करें, पापा को कहें कि मुझे ना टेक्स्ट कर दिया करें कि ये फलां चीज़ करनी है। तो आज तो खैर अचानक आया, लेकिन ये कि मेरे पास फैसिलिटी है। इसमें बोर्ड में नज़र साफ आ रहा है आपको, कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, बस वो थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा था पहले। पहले नेट का इशू आ रहा था क्या? आवाज़ कम थी? नहीं नहीं, वो असल में राइटिंग आप लिखते थे बाद में शो होता है। हाँ, वो थोड़ा सा भी हो सकता है कि नेट की स्पीड स्लो हो, सर्दियों में ज़रा स्लो हो जाती है। तो कोई बात नहीं, ये कैप्चर कर लेंगे ना, क्योंकि आपके पास स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन मेरे पास चूंकि यहाँ कैप्चर हो रहा है ना, तो यहाँ स्पीड का फर्क नहीं होता। ये मैं भेज देता हूँ आपको। वो बाकी समझ वगैरह जी, उनका समझ वगैरह तो आ गई। चल मैं ये भेज देता हूँ। और सब ठीक है फिर? से स्कूल जा रहे हैं डेली? जी जा रहे हैं। चले, मैं ये भेज देता हूँ। कोई और इशू हो तो वो भी बताइएगा, मैं भी जा रहा हूँ। चलो चलो। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बाकी